वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे अपने सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में, जो कि हमारे हुआ था 28/12/2022 को। 2.5 घंटा इसका टाइमिंग होती है। सोशल साइंस का यानी 6 to 8 के लिए है। चलिए, हमारा फुल डिटेल में पेपर रहेगा। सबसे पहले हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आता है। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि बच्चों का शारीरिक विकास महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों के सामाजिक व संज्ञानात्मक विकास को भी प्रभावित करता है। लेकिन हमारा रीज़न आर कह रहा है कि बचपन में विकास के सभी आयाम जो होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तथा एक दूसरे को बहुत ज़्यादा यानी बेहद प्रभावित करते हैं। तो हमें सही करेक्ट ऑप्शन चुनना है। पहला है ए और आर दोनों सही हैं और एक ही आर सही व्याख्या करता है। दूसरा है कि ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आई की आर सही व्याख्या नहीं करता। तीसरा है ये सही है लेकिन आर गलत है। चौथा है कि ए और आर दोनों गलत हैं। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए कि ए और आर दोनों सही हैं और एक ही आर सही व्याख्या करता है। यानी कि बच्चों का जो शारीरिक विकास है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बच्चों के सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास को कैसे करता है, प्रभावित यानी इफेक्ट करता है। ये बात बिल्कुल सही है। और बचपन में विकास के सभी आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ये भी सही है और सही इसकी व्याख्या कर रहा है। ठीक है, हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि विकास के कुछ सिद्धांत है जिसमें से एक सिद्धांत इस प्रकार है। पहला है परस्पर संबंध का सिद्धांत। किसी व्यक्ति का विकास जीवन में सभी पहलुओं के संतुलित परस्पर से परिलक्षित होता है। किसी भी पहलू में विकास दूसरे पहलू को भी क्या करता है, इफेक्ट करता है। वहीं परस्पर संबंध के विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चों का जो संज्ञानात्मक व सामाजिक विकास है उनके शारीरिक स्वास्थ्य, क्षमताओं और अक्षमताओं पर भी डिपेंड करता है। यदि बच्चा कुपोषित है तो यह उसके मानसिक स्वास्थ्य, संज्ञानात्मक क्षमताओं, उसके प्रदर्शन को भी प्रभावित करता है। अतः इस सिद्धांत में हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि विकास से संबंधित सभी पहलू एक दूसरे से संबंधित होते हैं और एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। इसलिए और दोनों सही और सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है कि विकास का कौन सा सिद्धांत ये सुझाता है कि विकास सिर से शुरू होता है और फिर शरीर के बाकी हिस्सों में आगे बढ़ता है। द प्रिंसिपल दैट सजेस्ट्स ग्रोथ फॉलोज अ पैटर्न बिगिनिंग फ्रॉम हेड एंड देन प्रोसीडिंग टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी इज। ऑप्शन ए है समीप दूराभिमुख सिद्धांत, प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल। ऑप्शन बी है शीर्षगामी सिद्धांत, सेफॉर्डॉर्डिकल प्रिंसिपल। ऑप्शन सी है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। चौथा है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी यानी एकरूपता का सिद्धांत। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन बी, शीर्षगामी सिद्धांत यानी सेफॉर्डॉर्डिकल प्रिंसिपल। विकास का शीर्षगामी सिद्धांत ये सुझाता है कि जो डेवलपमेंट होता है वो हमारे सिर से शुरू होता है, फिर हमारे शरीर के जो बाकी हिस्से होते हैं उससे आगे बढ़ता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि बाल विकास 2 दिशाओं में होता है। एक होता है सिर से स्टार्ट होकर पैर की दिशा में जिसे हम शीर्षगामी कहते हैं, और दूसरा होता है निकट से दूर जिसे समीपो दूरमुस्त की ओर होता है। दोनों सिद्धांत गामक विकास के क्षेत्र में लागू होते हैं। दोनों बहुत ही ईजी हैं, नाम से याद हो जाएंगे। पहला है हमारा शीर्षगामी। शीर्ष मतलब होता है ऊपर, यानी जो ऊपर से स्टार्ट होता है। ऊपर मतलब सिर से, ठीक है। शीर्ष मतलब सिर, तो जो शीर्ष यानी सिर से स्टार्ट होता है। शीर्षगामी यानी सिर से लेकर जो पैर की ओर होता है जो शीर्षगामी कहते हैं। याद रखना, एग्जाम में पूछा गया है। और दूसरा होता है समीपो दूरस्थ। समीप मतलब पास, दूरस्थ मतलब दूर, जो पास से दूर की ओर यानी निकट से दूर की ओर होता है। पास को निकट भी कहते हैं, यानी कि जो समीप से पास दूर की ओर यानी कि निकट से दूर की ओर होता है उसे समीपो दूरस्थ होते हैं। ठीक है, दोनों याद रखना। शीर्षगामी सिद्धांत क्या होता है? यह दर्शाता है कि विकास अनुदैर्ध्य दिशा में आगे बढ़ता है, अर्थात ऊपर से नीचे या सिर से पैर तक आगे बढ़ता है। यही कारण है कि बच्चा चलने से पहले सबसे पहले सिर पर नियंत्रण हासिल करता है। शीर्षगामी सिद्धांत में क्या होता है कि ये दर्शाता है कि विकास कैसे होता है, अनुदैर्ध्य दिशा में बढ़ता है, अनुदैर्ध्य दिशा में, ठीक है, ऊपर से नीचे या सिर से पैर तक बढ़ता है। यही कारण होता है कि बच्चा चलने से पहले किस पर नियंत्रण हासिल करना सीख लेता है, सिर पर नियंत्रण अपना हासिल करना पूरी तरह से सीख लेता है। वहीं समीपो दूरस्थ में यानी कि पास से दूर की ओर, निकट से दूर की ओर, इसमें क्या होता है,
इसमें ये केंद्र से बाहर की ओर या दूर की ओर जाती है। ये केंद्र से, सेंट्रल से कहाँ जाती है? बाहर की ओर जाती है या फिर दूर की ओर। और शरीर के केंद्र के पास के हिस्से से पहले विकसित होता है, फिर ये छोर पर विकसित होता है। इसीलिए विकास के शुरुआती चरणों में बच्चा छोटी जो मांसपेशियां होती हैं या सकल गामक कौशल होते हैं, उनके बजाय मौलिक मांसपेशियों का विकास करना क्या कर देता है? शुरू कर देता है। ठीक है, ये केंद्र से बाहर की ओर या फिर हम कह सकते हैं पास से दूर की ओर होता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें पास के हिस्से पहले विकसित होते हैं, फिर छोर विकसित होते हैं। इसीलिए शुरुआती चरणों में बच्चा जो छोटी छोटी मांसपेशियां होती हैं, उनके बजाय मौलिक मांसपेशियों का विकास करना क्या कर देता है? शुरू कर देता है। नेक्स्ट हमारा है, ये भी हमारा इम्पोर्टेंट है कि आनुवंशिक स्वभाव के पूर्व निर्धारित प्रकटीकरण की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। डैश refers to the process of predetermined unfolding of genetic dispositions। ऑप्शन ए है परिपक्वता, ऑप्शन बी है पार्ट स्कैफोल्डिंग, ऑप्शन सी है अनुकूलन अडेप्टेशन और ऑप्शन डी है समाजीकरण यानी कि सोशलाइजेशन। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए परिपक्वता। ठीक है, परिपक्वता है ये आनुवंशिक स्वभाव के पूर्व निर्धारित प्रकटीकरण की प्रक्रिया को संदर्भित करती है। हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि प्रकृति किसी के आनुवंशिक श्रृंगार को संदर्भित करती है। यह उन लक्षणों, क्षमताओं और योग्यताओं को संदर्भित करती है जो किसी के माता पिता से उन्हें क्या मिले हों, विरासत में मिली हों। ये किसी भी कारक को शामिल करती हैं जो आनुवंशिक जानकारी के पूर्व निर्धारित प्रकटीकरण के द्वारा उत्पन्न होता है। इस प्रक्रिया को परिपक्वता के रूप में जानते हैं। परिपक्वता का तात्पर्य आनुवंशिक वंशानुक्रम के कारण किसी व्यक्ति में मौजूद लक्षणों या फिर जो संभावनाएं होती हैं, उसके प्रकट होने या क्रम से खुलने से होती हैं। यह आनुवंशिक रूप से जो कुछ भी है उसका कैसा होता है? शुद्ध परिणाम होता है। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि लक्षण, क्षमताएं और योग्यताओं को संदर्भित करती हैं आनुवंशिक श्रृंगार प्रकृति। ठीक है, किसी के जो उसे अपने माता पिता से विरासत में मिले हों उसे कहते हैं आनुवंशिकता। साथ ही ये उन कारकों को भी शामिल करती हैं जो कि उनके पहले से निर्धारित प्रकृति के दौरान उत्पन्न होते हैं। परिपक्वता का तात्पर्य यही होता है कि आनुवंशिक वंशानुक्रम के कारण किसी व्यक्ति में मौजूद जो लक्षण और संभावनाएं होती हैं उसके क्रम से खुलने से या उसके अंदर प्रकट होने से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास की दिशा को निर्धारित करते हैं? अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर इन्फ्लुएंटिकल इन डिटरमाइनिंग द कोर्स ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट? ऑप्शन ए है परिपक्वता, ऑप्शन बी है अनुबंधन, ऑप्शन सी है सजा, ऑप्शन डी है क्रिया और ऑप्शन 5 है सामाजिक अनुभव। तो सही आंसर चुनना है। पहला है कि फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, 5 सही है। दूसरा है कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ सही है। तीसरा है कि थर्ड, फोर्थ और 5 सही है। चौथा है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5 सही है। देखो, हम कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चंस में हमें बोनस मार्क्स मिलता है और वैसा ही ये क्वेश्चन है, इसमें हमें बोनस मार्क्स मिला था। ठीक है, मिला था। जरा हम देख लेते हैं इसकी व्याख्या के द्वारा। हमारी व्याख्या है कि जो संज्ञानात्मक विकास है वह जानकारी के मौजूदा भंडार में नए तथ्यों और जो विचारों होते हैं उनको जोड़ने से कहीं अधिक होता है। यानी कि हमारी पहले से कुछ जानकारी मौजूद होती है उसमें से कुछ जोड़ना है हमें और तथ्यों और विचारों में क्या होती है उससे अधिक होती है। पियाजे के अनुसार हमारी चिंतन प्रक्रिया मौलिक रूप से बदलती है। हमारी जो चिंतन प्रक्रिया होती है, सोचने की जो क्षमता होती है वो कैसी होती है? मौलिक रूप से चेंज होती रहती है। किसके अनुसार? पियाजे के अनुसार। हालांकि धीरे धीरे जन्म से परिपक्वता तक, क्योंकि हम लगातार विश्व यानी कि हमारे समाज को समझने का क्या करते हैं? प्रयास। पियाजे ने बच्चों के विकास को प्रभावित करने के लिए 4 कारकों की पहचान की है। 4 कारक हैं जिनकी पहचान की है। पहला तो किया है परिपक्वता का, क्योंकि बच्चा बड़ा होता है और जैविक प्रक्रियाएं चिंतन स्वरूप को क्या कर देती हैं? बदल देती हैं। बच्चा कैसा होता है? बड़ा होता है और उसकी जो जैविक प्रक्रियाएं होती है उसकी चिंतन के स्वरूप को बदल देती हैं, इसलिए परिपक्वता। दूसरा है क्रियाशीलता यानी एक्टिविटी। इसमें बच्चे जो होते हैं वो पर्यावरण पर क्रिया करते हैं क्योंकि वे अन्वेषण, परीक्षण और निरीक्षण करते हैं। ठीक है, बच्चे किस पर क्रिया करते हैं? पर्यावरण पर, क्योंकि वे अन्वेषण पर, परीक्षण पर और निरीक्षण
और निरीक्षण उसका करते हैं। थर्ड है सामाजिक अनुभव यानी कि सोशल एक्सपीरियंस। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे संचरण के माध्यम से दूसरों से सीखते हैं। दूसरों से सीखते हैं किसके माध्यम से, संचरण के माध्यम से। और फिर हमारा संतुलन होता है, ठीक है। इसमें चिंतन में बुनियादी प्रवृत्तियाँ के बीच संतुलन की खोज करने की प्रवृत्ति लगी रहती है। तो कौन कौन सी होती है, परिपक्वता, क्रियाशीलता, सामाजिक अनुभव और संतुलन। इस तरह से इस प्रश्न पर बोर्ड ने सबको बोनस मार्क्स दिया था, ये याद रखना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के अनुसार उस बच्चे की सोच के बारे में क्या कहा जा सकता है जो मानता है कि जब पानी को एक बर्तन से दूसरे में डाला जाता है तब पानी की मात्रा बर्तन का जो आकार होता है उसके अनुसार कम या फिर बढ़ जाती है। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, अ चाइल्ड who believes that water one proposed when poured from one container to another gains or loses in quantity depending on the shape of the second container। तो इसमें हमारा पहला है कि बच्चे में संरक्षण के कौशल नहीं है, हैज़ नॉट अटेंड कंजर्वेशन। और दूसरा है कि बच्चे ने वस्तु स्थायित्व नहीं हासिल किया है, हैज़ नॉट मास्टर्ड ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑप्शन सी है जीववादी सोच बच्चे के विचारों को सीमित करती है, इज़ लिमिटेड इन थिंकिंग ड्यू टू एनिमिज्म। और चौथा है बच्चा क्रमबद्धता की प्रक्रिया करने में अक्षम है, इज़ अनेबल टू परफॉर्म सेरिएशन। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए कि बच्चे में संरक्षण के कौशल नहीं है, ठीक है। हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों को विचार की जो अपरिवर्तनीयता, संरक्षण की अवधारणा के साथ जो समस्याएं होती हैं उनका सामना भी करना पड़ता है तथा विचार जो होते हैं उनके केंद्रीकरण से संघर्ष करना पड़ता है। संरक्षण इस विचार को भी संदर्भित करता है कि आकार में परिवर्तन के बावजूद मात्रा समान मतलब एक जैसी रहती है। उदाहरण के लिए जीन पियाजे के अनुसार उस बच्चे की सोच में संरक्षण कौशल नहीं हो सकता जो यह मानता है कि पानी को एक बर्तन से दूसरे में डाला जाता है तब पानी की मात्रा बर्तन के अनुसार कैसी हो जाती है, कम या फिर बढ़ जाती है, ठीक है। हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के चरणों का सही क्रम क्या है। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट गिवन बाय पियाजे। ऑप्शन ए है संवेदी चालक चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण, मूरत संक्रियात्मक चरण और अमूरत संक्रियात्मक चरण, यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अगर आप हमारी डेली सीटेट की क्लास देते हैं जूनियर लेवल के, प्राइमरी लेवल की बोथ, तो ज़रूर आपको ये क्वेश्चन आता होगा क्योंकि कई बार मैंने आपको ये पियाजे के जो चरण हैं वो करवाए हैं। होम एजुकेशन के नाम से जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर तो हम डेली ही क्विजेस डालते हैं 15 कहीं मार्क्स की, कहीं 10 मार्क्स की, कहीं 25 मार्क्स की, EBS, CDP, हिंदी, इंग्लिश सारी करवाते हैं। आप भी फॉलो कर लीजिए, नहीं तो आप चूक जाएंगे क्योंकि जो भी प्रीवियस ईयर है मोस्टली वही लेकर हम आते हैं, ठीक है। तो अभी टेलीग्राम पे अभी आप सर्च कीजिए होम एजुकेशन, ठीक है, EDUCATION, होम एजुकेशन अभी सर्च कीजिए, नहीं तो हमारे चैनल पे जाइए, उस पर मैंने लिंक दे रखी है, उस पर क्लिक करके जाके देख लीजिए। बहुत अच्छे आपके लिए वहाँ पे क्विज़ेस हम डाल रहे हैं, ठीक है। और सेकेंड हमारा है पूर्व संक्रियात्मक चरण, मूरत संक्रियात्मक चरण, संवेदी चालक चरण और अमूरत संक्रियात्मक चरण, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। थर्ड है कि अमूरत संक्रियात्मक चरण, मूरत संक्रियात्मक चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण और संवेदी। और फोर्थ है संवेदी चालक, मूरत संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक और अमूरत। यानी सिर्फ हमें इसको क्या करना है, इसको हमें बताना है कि कौन सा पहले है कौन सा बाद में। तो हमने देखा था कि जीन पियाजे के 4 चरण थे। पहला था संवेदी गामक चरण जो 0 से 2 वर्ष तक था, दूसरा था पूर्व संक्रियात्मक जो 2 से 7 तक था, तीसरा हमारा था मूरत संक्रियात्मक जो 7 से 11 था, और चौथा था अमूरत जो कि 11 से अब तक था। तो लास्ट में तो अमूरत आएगा, तो लास्ट में इसमें अमूरत आ रहा है, उससे पहले मूरत आएगा लेकिन इसमें पूर्व आ गया,
लेकिन इसमें पूर्व आ गया तो ये हट गया। लास्ट पे हमारा आएगा अमूर्त, लेकिन इसमें सबसे पहले दे दिया जब ये भी हट गया हमारा ऑप्शन। 2 ऑप्शन बचे, इसमें हमारा सबसे पहले पूर्व दे दिया लेकिन नहीं, सबसे पहले संवेदी होगा तो ये भी हट गया। ये ऑप्शन सही है। संवेदी चालक चरण 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक चरण 2 से 7 वर्ष, मूरत संक्रियात्मक चरण 7 से 11 और लास्ट में अमूर्त संक्रियात्मक चरण कब से 11 से अब तक। इसीलिए हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, जो जीन प्याजे थे उन्होंने 4 चरण दिए थे संज्ञानात्मक विकास के। पहला संवेदी चारण चरण जो 0 से 2 वर्ष तक था, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक चरण 2 से 7 तक था, तीसरा मूरत था जो 7 से 11 वर्ष तक था, चौथा अमूर्त था जो 11 से अब तक था। ठीक है, एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, याद रखना। हमारे एक्सप्लेनेशन भी है कि जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के विभिन्न चरणों में विभिन्न दरों पर होता है। बच्चे और पर्यावरण के बीच जो परस्पर क्रिया होती है उसके माध्यम से संज्ञान भी विकसित होता है। और पियाजे का जो सिद्धांत है वो न केवल ये समझने पर केंद्रित होता है कि जो बच्चे हैं वो कैसे ज्ञान प्राप्त करते हैं, बल्कि बच्चे की जो बुद्धि होती है उसकी प्रकृति को भी ये समझने पर होता है केंद्रित। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण होते हैं। पहला होता है संवेदीगामक जो जन्म से 2 होता है, दूसरा होता है पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 होता है, तीसरा होता है मूरत संक्रियात्मक 7 से 11, चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक जो 11 वर्ष या उससे अधिक होता है। ठीक है, याद रखना, ये एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि नेहा resisted eating sweets her mother has got for guests because she might get caught. According to Kohlberg's theory, नेहा is a which stage of moral development? नेहा जो है वो खुद को अपनी माँ के द्वारा लाई गई मिठाई जो मेहमानों के लिए होती है वो खाने से रोक देती है, ये सोचकर कि खाने से वे पकड़ी जा सकती है। कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार नेहा नैतिक विकास की किस अवस्था में है? यानी कि एक लड़की है नेहा, उसने क्या किया कि उसकी माँ ने जो मिठाई लाई थी वो उसको खाना चाहती है लेकिन फिर नहीं खा पाई, ये सोचकर कि माँ के द्वारा वो पकड़ ली जाएगी। तो वो कोहलबर्ग के सिद्धांत के अवस्था में है नैतिक विकास की, पूछ रहा है। पहला है यांत्रिक सापेक्षता अभिविन्यास इंस्ट्रूमेंटल पर्पज ओरिएंटेशन, दूसरा है सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास पनिशमेंट एंड ऑबियडेंस ओरिएंटेशन, तीसरा है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास यूनिवर्सल एथेटिकल प्रिंसिपल्स और चौथा है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। तो अगर नेहा अपनी माँ द्वारा लाई गई मिठाई उसको खाने से रोकती है ये सोचकर कि माँ उसको पकड़ लेंगी, तो ये हमारा ऑप्शन बी में आ जाएगा सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, यानी कि पनिशमेंट एंड ऑबिडेंस ओरिएंटेशन। वो डरती है कि माँ ने उसे पकड़ लिया तो माँ उसे सजा दे सकती हैं और ये भी उसने अपनी माता की आज्ञा की क्या करेगी, अवहेलना करेगी। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हमारा एक्सप्लेनेशन है कि कोहलबर्ग ने 3 चरणों या नैतिक तर्क के स्तरों की पहचान की थी। कोहलबर्ग ने कितने चरण दिए थे? 3 चरण दिए थे। ठीक है, 3 नैतिक स्तर की पहचान की थी। पहला था पूर्व पारंपरिक यानी प्री कॉन्वेंशनल, दूसरा था पारंपरिक यानी कि कॉन्वेंशनल, तीसरा था उत्तर पारंपरिक यानी कि पोस्ट कॉन्वेंशनल। ठीक है, जिसमें प्रत्येक 2 चरणों में विभाजित किया गया था। इस तरह से इनके 3 चरण थे, जो मतलब 3 सिद्धांत थे जो 2-2 चरणों में विभाजित थे, इसलिए 6 इसके चरण थे, जिसमें प्रत्येक 2 चरणों में विभाजित किया गया था। दिए गए प्रश्न में नेहा खुद को अपनी माँ द्वारा लाई गई मिठाई खाने से रोकती है जो कि मेहमानों के लिए थी, वो यह सोचकर कि खाने से अगर वह पकड़ी गई तो ये कोहलबर्ग के नैतिक विकास की सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास में आता है। सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास जो होता है वो पूर्व पारंपरिक स्तर के नैतिक विकास के किसी के भीतर जो परिणाम होते हैं वो पहले से ही निर्धारित हो जाते हैं, चाहे वे अच्छे हों या बुरे। दंड से बचने के लिए प्राधिकार के सामने झुकना सकारात्मक रूप से मूल्यवान है। ठीक है, नेक्स्ट है कि किसके सिद्धांतों के अनुसार बच्चे अपने से ज़्यादा ज्ञान वाले समकक्षी व वयस्कों से अंतःक्रिया करके सीखते हैं। एज पर डैश थ्योरी चिल्ड्रन लर्न थ्रू इंटरेक्शंस विद मोर नॉलेजेबल पीयर्स एंड एडल्ट। ऑप्शन ए है ले वाइगोत्स्की, ऑप्शन बी है जीन पियाजे,
ऑप्शन सी है हार्वर्ड गार्डनर, ऑप्शन डी है लॉरेंस कोहलबर्ग। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए लेव वाइगोत्स्की। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत हैं, उन्होंने ये माना है कि बच्चे अपने से जो ज़्यादा ज्ञान वाले समकक्षी होते हैं और वयस्क उनसे अंतरक्रिया करके सीखते हैं। यानी हमसे ज़्यादा जो कोई ज्ञान रखता है वयस्क, उससे हम बहुत अच्छे से, जो हमारे साथ में रहता है उससे हम अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है, हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि सोवियत संघ मनोवैज्ञानिक यानी रूस के मनोवैज्ञानिक थे वाइगोत्स्की। उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। कई बार पूछा गया है कि लेव वाइगोत्स्की का कौन सा सिद्धांत है, तो वह है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। इस सिद्धांत का तात्पर्य है कि सामाजिक संपर्क शिक्षार्थी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है। वहीं लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के विकास और सीखने में अपने समकक्षी व समवयस्कों के साथ बातचीत पर महत्वपूर्ण महत्व है, क्योंकि उनका सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि बच्चे कुशल और जानकार लोगों के साथ बातचीत और सहयोग के माध्यम से सीखते हैं। लेव वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में अंतःक्रिया के महत्व पर 3 अवधारणाओं को प्रस्तुत किया, जो कि हैं अधिक जानकार, दूसरा है मचान पाड़ और तीसरा है समीपस्थ विकास का क्षेत्र। अधिक जानकार मोर नॉलेजेबल, मचान पाड़ यानी कि स्कैफोल्डिंग, समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, ये सारी याद रखना एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से किसकी संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है, यानी कि व्हाट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की। ऑप्शन ए है कंडीशनिंग अनुकूलन, ऑप्शन बी है पुनर्वलन रेनफोर्समेंट, ऑप्शन सी है सांस्कृतिक परिवेश कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, ऑप्शन डी है हेरेडिटी यानी कि आनुवांशिकता। तो सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी सांस्कृतिक परिवेश यानी कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। लेव वाइगोत्स्की जो थे उन्होंने कल्चरल कॉन्टेक्स्ट यानी कि सांस्कृतिक परिवेश की संज्ञानात्मक विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका मानी है। ठीक है, हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि बच्चे विशिष्ट शारीरिक सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ या परिवेश में बड़े होते हैं, जो कि सभी उनके बचपन को कैसे करते हैं, इफेक्ट करते हैं। सोच से ये भी पता चलता है कि बच्चों के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश उनके विकास पर बड़ा प्रभाव हो सकता है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो सांस्कृतिक परिवेश होता है उसमें संज्ञानात्मक विकास महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वहीं सांस्कृतिक संदर्भ उस समाज से संबंधित होता है जहां बच्चों का पालन पोषण होता है। इसीलिए सांस्कृतिक व्यवहार को कैसे प्रभावित करती है, इसमें सीखे हुए मूल्य और लोगों के समूह के बीच साझा किए जाने वाले दृष्टिकोण शामिल हैं। इसमें विश्वास, अर्थ, रीति रिवाज, विचार, भाषा, मानदंड, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। नेक्स्ट है हमारा हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत में शरीर और वस्तुओं दोनों को कुशलतापूर्वक उपयोग करने की क्षमता को कौन सी बुद्धि कहा जाता है। इन हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस द एबिलिटी टू मैनिपुलेट बोथ द बॉडी एंड ऑब्जेक्ट इज रेफर्ड टू एज। ऑप्शन ए है तर्क गणितीय बुद्धिमत्ता लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, ऑप्शन बी है शारीरिक गति संवेगात्मक बुद्धि बॉडी काइनेस्टिक्स इंटेलिजेंस, ऑप्शन सी है अंतःव्यक्तित्व बुद्धि इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस और चौथी है भाषाई बुद्धि लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शारीरिक गति संवेगात्मक बुद्धि बॉडली काइनेस्टिक इंटेलिजेंसेस। हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि मनोवैज्ञानिक जो हार्वर्ड गार्डनर हैं उन्होंने बहुबुद्धि के सिद्धांत को विकसित किया है। बहुबुद्धि यानी कि मल्टीपल इंटेलिजेंस, इसकी बात किसने की है, हार्वर्ड गार्डनर ने की है अपनी पुस्तक फ्रेम्स ऑफ माइंड में, ये भी याद रखना। ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर है इन्होंने बहुबुद्धि यानी मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात की है अपनी पुस्तक किसमें, फ्रेम्स ऑफ माइंड में। ठीक है, बुद्धि के अनुसार इनके जो अनुसार है हार्वर्ड गार्डनर की बुद्धि के 8 विशिष्ट प्रकार होते हैं।
हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि के सिद्धांत में शरीर को और वस्तुओं को दोनों को कुशलतापूर्वक उपयोग करने की क्षमता शारीरिक गति संवेगात्मक बुद्धि को कहा है। शारीरिक गति संवेगात्मक बुद्धि वस्तु में हेरफेर करने के लिए और विभिन्न प्रकार के जो शारीरिक कौशल होते हैं उनका उपयोग करने की क्षमता होती है। इस बुद्धिमत्ता में मन शरीर मिलन के माध्यम से समय की भावना और कौशल की पूर्णता भी शामिल है, जिसमें एथलीट, नर्तक, सर्जन, शिल्पकार अच्छी तरह से विकसित शारीरिक गतिज बुद्धि को प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है बुद्धि में दृश्य स्थानिक बुद्धि में क्या शामिल है। विजुअल स्पेक्चुअल इंटेलिजेंस इंक्लूड्स। ऑप्शन ए है छवियों और चित्रों में सोचने की क्षमता, सटीक और अमूर्त रूप से कल्पना करने की क्षमता, द कैपेसिटी टू थिंक इन इमेजेस एंड पिक्चर्स, टू विजुलाइज अकॉर्डली एंड एब्स्ट्रैक्टली। दूसरा है ले, ताल, मीटर, स्वर, माधुर्य के प्रति संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी टू रिदम, पिच, मैटर, टोन, मेलोडी। नेक्स्ट हमारा है कि कहानियों व कविताओं को समझने व गढ़ने की क्षमता, यानी कि एबिलिटी टू कंप्रहेंड एंड क्रिएट स्टोरीज एंड पोएम्स। और चौथा है प्राकृतिक रूपों जैसे कि जानवरों और पौधों की प्रजातियों और चट्टानों और पर्वत प्रकारों को वर्गीकृत करने की क्षमता, एबिलिटी टू क्लासीफाई नेचुरल फॉर्म्स सच एज एनिमल एंड प्लांट स्पेसिस एंड रॉक्स एंड माउंटेन टाइप्स। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, छवियों और चित्रों में सोचने की क्षमता, सटीक और अमूर्त रूप से कल्पना करने की क्षमता, ये दृश्य स्थानिक बुद्धि में शामिल होती है। ठीक है, हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि बहुबुद्धि यानी कि मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत, जिसमें 8 अलग अलग प्रकार की बुद्धि शामिल होती है, एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे हार्वर्ड गार्डनर, इनके द्वारा प्रतिपादित की गई थी। उन्हीं में से एक दृश्य स्थानिक बुद्धि में छवि और चित्रों में सोचने की क्षमता, सटीक और अमूर्त रूप से कल्पना करने की क्षमता शामिल है। ऐसे लोग स्थानिक अभिविन्यास में अच्छे होते हैं और दृश्य चित्र और पैटर्न को बनाते हैं। ठीक है, ये मन की आंखों से दुनिया की आसानी से कल्पना कर सकते हैं, अपनी धारणा के आधार पर परिवेश को संशोधित कर सकते हैं और अपने दृश्य अनुभवों के पहलुओं को फिर से बना सकते हैं। ये छवियों, आकृतियों, चेहरों, बारीक विवरणों को याद रखने और उस विभिन्न कोणों से चीज़ों की कल्पना करने में अच्छे हैं। उच्च दृश्य स्थानिक बुद्धि वाले लोग आर्किटेक्ट, चित्रकार, इंटीरियर डिज़ाइनर, पायलट, नाविक आदि होने की भी संभावना रखते हैं। क्वेश्चन है कि सह शिक्षा कक्षा में लड़कों के लिए एक शिक्षक की टिप्पणी, मजबूत बनो और लड़कियों की तरह नम्र व्यवहार मत करो, किसको बढ़ावा देगा। अ टीचर्स रिमार्क टू बॉयज इन अ को एजुकेशन क्लास, बी स्ट्रॉन्ग एंड डोंट बिहेव मैकली लाइक गर्ल वुड इंकरेज। यानी कि एक क्लासरूम चल रही है, उसमें टीचर ने कहा है लड़कों से कि मजबूत बनो, क्या तुम लड़कियों की तरह नम्र व्यवहार कर रहे हो। यानी कि टीचर का मानना है कि जो नम्र व्यवहार है वो सिर्फ लड़कियां करती हैं, लड़के नहीं कर सकते। तो ये किसको बढ़ावा दे रहा है। ऑप्शन ए है जेंडर इक्वालिटी, जेंडर समता को। ऑप्शन बी है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, जेंडर रूढ़िवादिता को। ऑप्शन सी है जेंडर रोल फ्लेक्सिबिलिटी, जेंडर भूमिका में लचीलापन। और ऑप्शन डी है जेंडर इक्वालिटी, यानी कि जेंडर समानता को। समानता को तो बढ़ावा नहीं दे रहा है, बल्कि वो दोनों के बीच में क्या है, बहुत समय से जो एक धारणा चली आ रही है उसको बढ़ावा दे रहा है, जिसे हम जेंडर स्टीरियोटाइपिंग यानी कि जेंडर रूढ़िवादिता कहते हैं। टीचर ने कहा लड़कों से कि तुम नम्र मत बनो, क्योंकि नम्र बनना तो लड़कियों की तरह बन रहे हो, मतलब लड़कियों का काम होता है नम्र बनना, तो मतलब वो जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जेंडर रूढ़िवादिता होती क्या है, ये किसी लिंग के आधार पर बनाई गई धारणा होती है। लिंग के आधार पर मतलब लड़कों के हिसाब से अलग धारणा बनी होती है, लड़कियों के हिसाब से अलग। लड़के हैं वे कठोर टाइप के होंगे, बाहर जाके काम करेंगे, घर का खाना नहीं मतलब वगैरह है वो कुछ नहीं करेंगे काम, वो खाना वाना नहीं बनाएंगे। जबकि लड़कियां होती है उनकी धारणा ये होती है कि वो घर पर बैठ के काम करेंगी, खाना बनाएंगी, बाहर जाके काम नहीं करेंगी। तो ये होती है जेंडर रूढ़िवादिता, यानी किसी विशेष लिंग के आधार पर विशेष धारणा बनी हुई होती है।
ठीक है। समाज में उसकी विशेषताओं, व्यवहारों और जिम्मेदारियों को लिंग के आधार पर परिभाषित करना, जैसे कि सह शिक्षा में लड़कों के लिए टिप्पणी की मजबूत बनो, लड़कियों की तरह नम्र व्यवहार मत करो, ये जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ावा देता है, जबकि हमें इसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए, इसको कम करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आज हर फील्ड में लड़कियां जो हैं वो मजबूती से खड़ी हुई हैं और लड़के भी खड़े हुए हैं, इसीलिए दोनों का अपना अपना रोल है। उसको हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि लड़के हैं तो खाना तुम नहीं बना सकते, लड़कियां हो तो तुम बाहर नहीं जा सकती, ठीक है। नेक्स्ट है कि विविध शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शैक्षणिक रणनीतियाँ क्या होनी चाहिए। व्हाट शुड बी द पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज इन अ क्लासरूम विद डाइवर्स लर्निंग। ऑप्शन ए है उचित समावेशन, रीजनेबल अकोमोडेशन। ऑप्शन बी है मानकीकृत मूल्यांकन, स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट। ऑप्शन सी है गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, डी कनेक्शनलाइज्ड करिकुलम। और ऑप्शन डी है दृष्टिकोणों में नम्यता, इनफ्लेक्सिबिलिटी इन अप्रोच। मैंने कहा था कि जब पॉजिटिव पूछा हो तो निगेटिव में आंसर नहीं होगा। इसने पूछा था कि शैक्षिक रणनीतियाँ क्या होनी चाहिए विविध शिक्षार्थियों वाली कक्षा में, तो गैर प्रासंगिक होनी नहीं चाहिए, दृष्टिकोण में नम्यता होनी नहीं चाहिए, स्टैंडर्डाइज्ड वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उचित समावेशन, ठीक है। हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि विभिन्न शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शैक्षणिक रणनीतियाँ उचित समावेशन में होनी चाहिए। समावेशी कक्षा उस शिक्षा प्रणाली को संदर्भित करती है जिसमें शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विकलांग जो स्थितियाँ होती हैं उनकी बिना परवाह किए सभी बच्चों को शामिल किया जाता है, ठीक है। विविध शिक्षार्थी यानी कि नाम से ही पता चलता है कि विविध यानी अलग अलग जगह से आएंगे, चाहे उनका कोई भी हो, उनकी शैक्षणिक रणनीतियाँ जो हैं वो उचित होंगी, जो शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषा फिर कोई भी हो, ठीक है। विविध शिक्षार्थियों के साथ एक समावेशी कक्षा में सहकर्मी स्वीकृति की सुविधा के लिए सहयोगी अधिगम और समवयस्कों को सीखने को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना चाहिए, ताकि उचित समावेशन के द्वारा कक्षा में कैसा वातावरण बन सके, सहयोगी सब एक दूसरे से सीख सकें। नेक्स्ट है कि सीखने के लिए मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रिलेटेड टू असेसमेंट फॉर लर्निंग। ऑप्शन ए है कि मूल्यांकन की किसी एक ही रणनीति से बच्चे की प्रगति व अधिगम की संपूर्ण जानकारी को पता किया जा सकता है। सिंगल स्ट्रेटजी ऑफ असेसमेंट कैन प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट अ चाइल्ड्स प्रोग्रेस एंड लर्निंग। ऑप्शन बी कह रहा है कि यह सीखने में होने वाले बदलाव का अवलोकन करता है। इट सर्व्स टू ऑब्जर्व चेंज इन लर्निंग प्रोग्रेस ओवर टाइम। थर्ड है कि बच्चों की व्यक्तिगत व जो विशिष्ट जरूरतें होती हैं उनको नहीं पहचानता है। डज नॉट आइडेंटिफाई इंडिविजुअल एंड स्पेसिफिक नीड्स ऑफ ऑल चिल्ड्रन। और ऑप्शन डी कह रहा है कि ये शिक्षकों को मानसिक मंद बुद्धि वाले बच्चों को पहचानने में मदद करता है। इट हेल्प्स टीचर्स टू आइडेंटिफाई चिल्ड्रन हु आर मेंटली रिटायर्ड। तो ऐसा तो कुछ नहीं होगा कि मेंटली रिटायर्ड बच्चों को पहचानने वाले को अलग अलग तरीके विशेष जरूरतों को नहीं पहचानता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। ये सीखने में होने वाले जो बदलाव है उसका क्या करता है, अवलोकन करता है। हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि मूल्यांकन सीखने की प्रक्रिया में सुधार के उद्देश्य के लिए जानकारी को एकत्र करने, प्राप्त करने और उपयोग करने की एक प्रक्रिया होती है। मूल्यांकन जो होता है वो छात्र के सीखने की जो क्षमता होती है उसका निर्णय लेने के लिए जानकारी को एकत्र करने का व्यक्तिगत तरीका होता है। साथ ही सीखने के लिए मूल्यांकन का महत्वपूर्ण पहलू सीखने में होने वाले जो बदलाव है उसका भी अवलोकन करता है। साथ ही इस मूल्यांकन में शिक्षण और सीखने की जो प्रक्रिया होती है उसके दौरान बच्चे की प्रगति की निगरानी करने में जरूर दबाव रखता है। साथ ही उनके सीखने की जरूरतों को जानने के लिए और उचित रणनीति का चयन करके अंतर को भरने में भी ये हेल्प करता है। नेक्स्ट है एम ऑफ असेसमेंट शुड बी टू। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए है कि छात्रों में भय और तनाव पैदा करना, इंड्यूस फियर एंड स्ट्रेस इन द स्टूडेंट। बिल्कुल गलत है। अगर हम छात्रों में भय और तनाव ही पैदा करेंगे तो मूल्यांकन का फायदा ही क्या है, ये तो उद्देश्य नहीं है। दूसरा है असुरक्षा और हीनता की भावना पैदा करना, क्रिएट फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी एंड इन्फेरिटी। गलत, असुरक्षा और हीनता की भावना नहीं पैदा करती। थर्ड है छात्रों के बीच तुलना करना, इनेबल कंपैरिजन अमंग स्टूडेंट्स। ये भी गलत है।
ये भी गलत है क्योंकि ये तुलना बता रहा है। और चौथा है कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सहायता करना, एड इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग। सही आंसर ये हमारा निकल रहा है। मूल्यांकन का उद्देश्य होना चाहिए कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सहायता करें। भय और तनाव निगेटिव में है, असुरक्षा और हीनता और तुलना ये सारे के सारे निगेटिव में आ जाएंगे। एक्सप्लेनेशन भी है कि मूल्यांकन का उद्देश्य जो छात्र होते हैं उनके सीखने में अंतराल की पहचान करने, मतलब उनके सीखने में अंतराल यानी कि जो है इतना समय क्यों लग रहा है उसका पहचान करना, अधिगम की प्रक्रिया में जो अभ्यर्थी होते हैं उनका समर्थन करना, इनका पता लगाया जाता है। साथ ही छात्रों के सीखने के अंतराल को कम करने के लिए उपचारात्मक उपाय उपयुक्त होते हैं जिन्हें जारी रखने और सुधारने की भी हमें आवश्यकता होती है। ठीक है, मूल्यांकन का उद्देश्य होता है सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सहायता करना। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा सीटेट का प्रीवियस ईयर का पेपर जो कि 28/12/2022 को हुआ था। 2.5 घंटे इसकी टाइमिंग है और 6 to 8 के लिए है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।